नमस्कार, आदाब। मैं हूं आबिद हुसैन, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, एसएस उच्च विद्यालय किस्को, लोहरदगा। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। कक्षा 9 विषय वाणिज्य, बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तत्व, अध्याय 2, आधारभूत लेखांकन शब्द या शब्दावली, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजी। जब हम वाणिज्य की पढ़ाई करते हैं तो वाणिज्य में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं और उन शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उनका अर्थ किस आधार पर निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं संपत्तियाँ, यानी कि अंग्रेजी में उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। तो संपत्तियों से आशय उद्यम, यानी कि जो भी व्यापारिक संस्थान है के आर्थिक स्रोत से है, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनका मौद्रिक मूल्य होता है और जिसका उपयोग व्यापार के संचालन व आय अर्जन के लिए किया जाता है। इस प्रकार संपत्तियाँ स्रोत है जो भविष्य में व्यापार को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे भूमि, ट्रक, माल, देनदार, मशीन, कंप्यूटर, गाड़ी, फर्नीचर आदि। अब हम बात करें कि संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो संपत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला जैसे गैर चालू संपत्तियां, या फिर हम लोग इसे अस्थायी संपत्तियां भी कहते हैं, और दूसरा है गैर चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियां। अब हम बात करें कि गैर चालू यानी अस्थायी संपत्तियां क्या होती हैं, तो नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। तो गैर चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से हैं जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक रखी जाने वाली होती है और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं है। अर्थ ये हुआ कि मतलब व्यापार में जो भी संपत्ति है और उसका क्रय इसलिए किया गया है कि व्यापार के संचालन में उससे सहयोग लिया जा सके और वह पुनः विक्रय के लिए नहीं खरीदी जाती है। जैसे भूमि, मशीन, फर्नीचर, ये व्यापार में दीर्घकाल तक रखी रहती है और उसके इस्तेमाल से हम व्यापार का संचालन करते हैं। अब हम बात करें अस्थायी संपत्तियाँ, तो अस्थायी संपत्तियाँ भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है मूर्त संपत्ति यानी टैंजिबल एसेट्स, और दूसरा है अमूर्त संपत्ति यानी इनटैंजिबल एसेट्स। अमूर्त संपत्तियाँ क्या होती हैं, तो मूर्त संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ हैं जिन्हें देखा तथा छुआ जा सकता हो, अर्थात जिनका भौतिक अस्तित्व हो। मतलब ऐसी संपत्ति जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और उसका भौतिक अस्तित्व भी हो और उसके सहयोग से हम व्यापार में लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे मशीन, भूमि, भवन, कंप्यूटर आदि, ये सब हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। दूसरी संपत्तियां होती है अमूर्त संपत्तियां। तो अमूर्त संपत्तियां वह संपत्ति है जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है किंतु मौद्रिक मूल्य होता है, अर्थात जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है। वास्तव में वो संपत्ति है, ठीक है, वो संपत्ति है, उसका मूल्य होता है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं पड़ता कि वो कैसी है, उसका आकार क्या है, उसका प्रकार क्या है, ठीक है, लेकिन वो व्यापार की संपत्ति है, जैसे ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि, ठीक है। अब हम बात करें चालू संपत्ति यानी करेंट एसेट्स, तो वह संपत्तियां जो पुनः विक्रय के लिए या अल्प अवधि अर्थात 12 माह के अंदर में रोकड़ में परिवर्तित करने के लिए रखी जाती है। माने वैसी संपत्ति जो हम क्रय करते हैं उसे बेचने के लिए और बेचकर व्यापार को लाभ पहुंचाने के लिए, या फिर ऐसी कोई संपत्ति है जो 12 माह के अंदर वो रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चालू संपत्ति कहेंगे। इन्हें चालू संपत्ति यानी फ्लोटिंग एसेट्स यानी परिवर्तनशील संपत्तियाँ यानी फ्लक्चुएटिंग एसेट्स, या फिर चक्रीय संपत्तियाँ भी कहा जाता है, जैसे प्राप्य बिल, स्टॉक, देनदार, रोकड़ आदि। ये माने हुआ कि पहले तो कैश में था पैसे, फिर हम कुछ माल खरीदे, फिर उसका इस्तेमाल किए, फिर उसको हम बेचे, फिर से हमें कैश में आ गया। माने एक चक्र चलता रहता है और इसका क्रय इसलिए किया जाता है कि इसे हम बेचें और उससे हम लाभ कमाएं।
अब चालू संपत्तियों के अंतर्गत भी तरल संपत्ति भी आती है। तो तरल संपत्ति यानी लिक्विड एसेट्स क्या होती है? तो वे संपत्तियां जो या तो नगद के रूप में है या जिन्हें शीघ्र ही नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। तरल संपत्तियों में स्टॉक एवं पूर्वदत्त व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। तो ऐसी संपत्ति जो वो नगद में है या फिर हम जिसे तुरंत बेचकर उसे नगद में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो तरल होगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए कि स्टॉक इस वर्ष बिक भी सकता है और 12 माह के अंदर नहीं भी बिक सकता है, इसलिए इसको हम लोग तरल नहीं मानते हैं। और पूर्वदत्त मतलब वो ऐसा व्यय, जैसे मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल का 3 महीना और अगले साल का 9 महीना का पेड कर दिया, तो वह व्यय हो चुका है, अब उसको हम नगद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो इसे भी हम शामिल नहीं करते हैं। उदाहरण जैसे ये हमारे लिक्विड असेट्स में रोकड़, वो तो कैसी है, बैंक में रोकड़ वो भी तुरंत निकल जाता है। प्राप्य बिल वो भी 3 या 6 महीना के अंतर्गत में हमें कैश में मिल जाता है। अल्पकालीन निवेश, अगर हम बहुत कम समय के लिए पैसा कहीं निवेश किए हैं तो वो भी हमें बोझे बहुत जल्द मिल जाता है। अगर किसी देनदार से भी पैसा हमको लेना है तो वो भी हमें 2-4-6 महीने के अंदर पैसा मिल ही जाता है। अब हम बात करते हैं दायित्व यानी लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती है व्यापार के लिए? तो लाइबिलिटीज़ वह धन जो व्यावसायिक उपक्रम यानी व्यापारी को दूसरों को देना है, यानी कि व्यापारी यानी व्यापार के ऊपर वो कर्ज है और उसे भविष्य में देना है, चाहे वो आज दे या कल दे। जैसे लेनदार, देय बिल, ऋण, अधिविकर्ष, ऋण पत्र आदि। दूसरे शब्दों में दायित्व वित्तीय देनदारियां हैं जिन्हें स्वामी का कोष यानी पूंजी शामिल नहीं किया जाता है। तो वित्तीय देनदारियां में जो बाह्य देनदारियां हैं सिर्फ उसको शामिल किया जाता है। जो पूंजी होता है यानी कि जो व्यापार प्रारंभ करने के लिए स्वामी के द्वारा जो नगद या माल या संपत्ति लगाया जाता है उसको दायित्व में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसा कि अगर हम पूंजी भी वापस कर देंगे तब तो व्यवसाय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब दायित्व को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है गैर चालू यानी दीर्घकालिक दायित्व यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ या फिक्स्ड लायबिलिटीज़। तो दीर्घकालिक या अस्थायी दायित्व से अभिप्राय ऐसे दायित्व से है जिनका भुगतान एक लंबी अवधि यानी कि वो 2-4 साल, 6 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल एक लंबे समय के बाद उसे भुगतान करना है। जैसे उदाहरण के लिए ऋण पत्र, वो बहुत लंबे समय के बाद उसका भुगतान होता है। दीर्घकालिक ऋण यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत लंबे समय के लिए ऋण लिया गया है। दीर्घकालिक जमाएं, बहुत लंबे समय के लिए किसी का पैसा हमारे पास जमा है आदि। अब बात करें चालू या अल्पकालीन दायित्व की यानी करेंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। तो वे दायित्व जिनका भुगतान अल्प अवधि अर्थात 1 वर्ष के अंदर में किया जाना है। मैंने ऐसा दायित्व, ऐसा कर्ज, ऐसा देनदारी जो हमें 1 वर्ष के अंदर उसका भुगतान कर देना है, तो वैसे हम लोग दायित्व क्या कहेंगे? चालू दायित्व। जैसे देय पत्र हमें 1 साल के अंदर उसका भुगतान कर देना है। विविध लेनदार, कई प्रकार के लेनदार होते हैं, उनका भी भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर कर देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी हमें कर देना है। अल्पकालीन ऋण, वो नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। अद्यत व्यय, जैसे किसी तरह का बकाया खर्च मेरे पास है तो वो भी, उसे भी हम ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते, उसे भी हमें 1 साल के अंदर दे ही देना होता है आदि। व्यय एक्सपेंसेस, तो आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। जैसे वेतन, किराया, लेखन सामग्री, विज्ञापन व्यय, कमीशन, ब्याज, ह्रास आदि। मतलब व्यापार को संचालन के लिए जो छोटे मोटे आय प्राप्त करने के लिए जो हम खर्चे में उसके साथ साथ हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, उस हम लोग क्या कहेंगे? व्यय कहेंगे। अब खर्च या व्यय यानी एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है पूंजीगत व्यय या पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अस्थायी संपत्तियों के क्रय अथवा उनके मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया गैर आवर्ती यानी ऐसा व्यय जो अस्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है, और या फिर कोई अस्थायी संपत्ति पूर्व से व्यवसाय में है, उसके गुण में, उसके उपयोगिता में वृद्धि करने के उद्देश्य से जो बार बार नहीं होता है, गैर आवर्ती है, वैसे खर्च को हम लोग पूंजीगत खर्च कहेंगे। उदाहरण जैसे हम भूमि बार बार नहीं खरीदते हैं, भवन बार बार नहीं खरीदते हैं, फर्नीचर बार बार नहीं खरीदते, कंप्यूटर भी नहीं खरीदते हैं। इसके निर्माण के लिए किया गया व्यय जो भी होगा वो
पूंजीगत व्यय कहलाएगा। अब पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक लाभ प्रदान करता है और पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन अवधि में लाभ प्रदान करता है, यानी कि जो भी हम संपत्ति खरीद लिए हैं उससे हम कई वर्षों तक उसका लाभ प्राप्त करते रहते हैं। अब हम बात करें आयगत व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वह व्यय जो आवर्ती प्रकृति का होता है और उसका लाभ एक लेखांकन अवधि में ही प्राप्त हो जाता है। माने हम जो ऐसा व्यय कर रहे हैं जो बार बार हमें करना पड़ता है, जैसे वेतन हमें बार बार देना पड़ता है, ब्याज हमें बार बार देना पड़ता है, कमीशन बार बार देना पड़ता है, अगर हम कोई भवन किराए पर लिए हैं तो उसका हमें किराया भी बार बार देना पड़ता है, ठीक है। और इसका जो भी लाभ है हमें है क्या होता है, एक लेखांकन अवधि में ही प्राप्त हो जाता है, जैसे वेतन, किराया, मजदूरी, ठीक है, बिक्री व्यय, मरम्मत व्यय आदि। आयगत व्यय से व्यापार में लाभ में कमी होती है, तो जब व्यय अधिक होगा तो वो क्या होगा, हमारे आय में से घट जाएगा। अब हम बात करें कि स्थगित आयगत व्यय यानी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वह व्यय जिसका लाभ व्यापार को वर्तमान वर्ष के साथ साथ भविष्य में भी प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए विज्ञापन पर किया गया भारी खर्च, ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट, प्रारंभिक व्यय, यानी कि एक्चुअल में ये खर्च, ये संपत्ति, उन खर्चों को हम करके कोई अस्थायी संपत्ति का क्रय नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यापार के संचालन में उसका लाभ हमें एक से अधिक वर्षों तक मिलता है। जैसे हम एक बार विज्ञापन कर दिए तो ऐसा नहीं कि हमें उसका लाभ सिर्फ एक लेखांकन यानी एक वर्ष के अंदर तक ही मिलेगा। विज्ञापन का जो अगर हम बहुत ज़्यादा उसमें प्रचार प्रसार किए हैं तो उसका लाभ हमको कई वर्षों तक मिलता है। अगर हम किसी कंपनी का जो क्या नाम है प्रारंभिक व्यय, जैसे कि लाइसेंसिंग काम कर रहे हैं, किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, खर्च कंपनी का शुरुआत तो या प्रारंभ तो एक बार होता है, लेकिन उसका लाभ भविष्य में हमें मिलता रहता है। अब हम बात करें आगम की, तो आगम का अभिप्राय नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय या आवर्ती प्रकृति की आय से है। आगम में से पूंजी में वृद्धि होती है, जैसे माल के विक्रय से आय, प्राप्त ब्याज, अर्जित कमीशन, प्राप्त किराया, प्राप्त बट्टा आदि। अब बात करें इनकम, तो आगम यानी कि जो आमद हो रही है व्यापार में, उनमें से हम व्यय को घटा दें और घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आय कहेंगे। इसमें एक सूत्र भी है कि आय बराबर आगम माइनस व्यय, ठीक है। तो वो जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्या होगा, इनकम होगा। अब देनदार यानी डेबिटर्स, तो डेबिटर्स क्या होते हैं व्यापार के लिए, तो वे व्यक्ति, संस्था, फर्म, निगम या कंपनी आदि जिनसे कंपनी को धन वसूलना रहता है या जिसके पास संस्था की राशि यानी व्यापारिक संस्था की राशि बाकी है, उन्हें देनदार कहा जाता है। मतलब हमें जो धन दूसरों से लेना है वो क्या होगा, वो हमारे लिए देनदार कहे जाएंगे। लेनदार यानी क्रेडिटर्स, तो जिस व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम या कंपनी आदि को उधार करे के लिए या ऋण के लिए व्यापारी द्वारा धन देय होता है, यानी हम जो माल कभी उधार क्रय किए हो या किसी से कोई ऋण लिए हैं या किसी तरह का व्यय का बकाया है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए वो लेनदार कहे जाएंगे। माल, तो जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है, ठीक है, तो वह उसका माल कहलाता है। जैसे कोई अगर गेहूं का व्यापार करता है तो गेहूं उसके लिए माल कहलाएगा। अगर कोई मोटरसाइकिल का क्रय विक्रय करता है, उसका व्यापार करता है, तो मोटरसाइकिल उसका माल कहलाएगा। अगर कोई फर्नीचर का क्रय विक्रय करता है, फर्नीचर का व्यापार करता है, तो फर्नीचर उसका माल कहलाएगा। अब बात करें रहतिया या स्टॉक या स्कंद, तो किसी दी गई तिथि पर बिना प्रयोग किया हुआ या बिना बिका हुआ जो माल, स्पेयर या अन्य मदें व्यावसायिक संस्था के पास रहती हैं, उसे रहतिया कहा जाता है। मतलब व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है, जिस माल का व्यापार कर रहा है, वो वर्ष के अंत तक अगर वो बचा रह जाता है बिना बिका हुआ या बिना प्रयोग किया हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, माल कहेंगे। अब स्टॉक को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया। तो जो वर्ष के अंत में जो स्पेयर, जो माल बचा रह जाएगा, उसे हम अंतिम रहतिया कहेंगे, और यही अंतिम रहतिया अगले वर्ष क्या हो जाएगा, अगले लेखांकन अवधि के लिए वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक रहतिया यानी ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब क्रय यानी परचेजेज, तो व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है
उसके खरीदने को क्रय कहा जाता है। जैसे हम अगर गेहूं का व्यापार करते हैं, अगर हम गेहूं क्रय किए तो वो हमारे लिए क्या होगा, क्रय कहलाएगा। यदि क्रय नगद किया जाता है तो नगद क्रय कहलाएगा, और यदि क्रय उधार किया जाता है तो उसे उधार क्रय कहेंगे हम। विक्रय, तो व्यापारी जिस माल का व्यापार करता है उसकी बिक्री को विक्रय कहा जाता है। अगर हम फर्नीचर का व्यापार करते हैं, अगर हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे लिए फर्नीचर एक विक्रय कहलाएगा। छूट या बट्टा, छूट या बट्टा या कटौती यानी डिस्काउंट, तो कभी कभी व्यापारी अपने ग्राहक से वस्तु का पूरा मूल्य ना लेकर कुछ मूल्य छोड़ देते हैं, अर्थात रियायत देते हैं। तो जितना कम मूल्य लिया जाता है उस कम मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, छूट या बट्टा कहेंगे। जैसे 500 रुपये का माल हम विक्रय किए और भुगतान स्वरूप उससे हम सिर्फ 400 रुपया लिए, तो ये जो 100 रुपया हम कम लिए वो हमारा क्या होगा, मेरे लिए छूट कहलाएगा, बट्टा कहलाएगा, हमने उन्हें छूट दिया है। अब बट्टा कई प्रकार के होते हैं, व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा और विशेष बट्टा। तो व्यापारिक बट्टा की बात करें तो व्यापारिक बट्टा जो भी माल का लिस्ट प्राइस होता है, सूची मूल्य होता है, उसमें से घटाकर जो मूल्य लिया जाता है, ठीक है, यानी कि जो अमाउंट हम छोड़ दिए, यानी 200 रुपया उसका लिस्ट प्राइस है और हम उससे 150 रुपया ले रहे हैं, यानी कि 50 रुपये क्या हो गया, ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ कि नगद कटौती यानी नगद बट्टा। तो जब हम किसी लेन देन का भुगतान करते हैं या हमें भुगतान मिलता है तो उसके भुगतान के दौरान क्या होता है कि हम या तो कुछ पैसा हम छोड़ देते हैं या कुछ पैसा हमें छूट में मिल जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नगद बट्टा यानी कैश डिस्काउंट कहेंगे। अब होती है विशेष कटौती। तो विशेष कटौती ये मैंने उन परमानेंट ग्राहक को दिया जाता है या फिर जो परमानेंट ग्राहक बनाने के लिए इस तरह का दिया जाता है कि ताकि ये हमारे परमानेंट विशेष हैं और क्या नाम है, ये हमारे पास हमेशा बने रहें। लेन देन यानी व्यावसायिक लेन देन। तो लेन देन एक बाह्य घटना जैसे क्रय या विक्रय या आंतरिक घटना जैसे संपत्ति पर ह्रास जो व्यावसायिक संगठन की क्रियाओं अथवा वित्तीय स्थिति में परिवर्तन लाती है। ठीक है, वो या तो घटेगा या तो वो बढ़ेगा। वस्तुतः एक संस्था या व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या संस्था को मुद्रा या मुद्रा के मूल्य के हस्तांतरण को लेन देन कहा जाता है। इस प्रकार यह एक प्रकार का सौदा या व्यवहार या डील कहलाता है। आहरण, तो व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए जो माल या रोकड़ व्यापार से निकालता है उसे आहरण कहते हैं। व्यापार का स्वामी व्यापार से अलग अस्तित्व रखता है। अगर वो अपने निजी प्रयोग के लिए अपने जैसे अपने बच्चे का ट्यूशन फीस, अपना LIC बीमा या फिर अपने मान लीजिए कोई अगर गेहूं का व्यापारी है और व्यापार से गेहूं निकाल कर अपने इस्तेमाल में ला रहा है तो वो उसका आहरण कहलाएगा। और इसे क्या होता है कि पूंजी में से घटा दिया जाता है। पूंजी यानी कैपिटल, तो उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। इसी राशि से व्यापार प्रारंभ किया जाता है। मतलब व्यवसाय प्रारंभ करने के समय स्वामी के द्वारा जो माल या संपत्ति या नगद जो लगाया जाता है उसको हम लोग पूंजी कहेंगे। अब पूंजी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, स्थिर या अस्थायी पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल। तो स्थिर संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है वह स्थिर पूंजी कहलाती है, जैसे मशीन तथा फर्नीचर क्रय, भूमि तथा भवन क्रय आदि। अब कार्यशील पूंजी, तो कार्यशील पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय में दैनिक कार्यों के इस्तेमाल के लिए होता है कार्यशील पूंजी कहलाता है। कार्यशील पूंजी बराबर होता है चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। अब हम बात करें प्रमाणक यानी वाउचर्स। तो जब माल का क्रय विक्रय या धन को लेन देन किया जाता है तो इसको प्रमाणित करने के लिए जो प्रपत्र यानी जो स्लिप तैयार किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रमाणक कहेंगे। और इसी के आधार पर बहियों में लेखा किया जाता है और अंकीक्षक भी इसी के आधार पर उसका अंकीक्षण का कार्य करता है। खाता यानी अकाउंट, जब किसी वस्तु सेवा या व्यक्ति विशेष से संबंधित सौदे एक स्थान पर छांटकर रख दिए जाते हैं तो यह उस वस्तु या व्यक्ति विशेष का खाता कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति से संबंधित बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यापार में लेन देन होते हैं, तो उस व्यक्ति से संबंधित, ठीक है, या उस व्यय से संबंधित सारे लेन देन को या खर्च को एक जगह छांट कर लिखना ही क्या कहलाता है, खाता
कहलाता है। अब खाते भी दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, यानी ये व्यक्ति से जो संबंधित है। तो व्यक्तिगत खाते का आशय उस खाते से है जो किसी व्यक्ति विशेष, फर्म, संस्था, कंपनी, निगम, सरकार आदि से संबंधित व्यवहारों के लिए खोला जाता है, जैसे शरद का खाता, सुंदर एंड सन्स का खाता, पॉन्ड्स लिमिटेड का खाता, वित्तीय निगम का खाता, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का खाता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खाता आदि। अव्यक्तिगत खाता, तो व्यक्तिगत खातों को छोड़कर शेष खाते अव्यक्तिगत कहलाते हैं, माने जो व्यक्ति से संबंधित नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, वैसे खातों को अव्यक्तिगत खाता कहेंगे। अब अव्यक्तिगत खाता भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है कि वास्तविक यानी रियल अकाउंट, यानी संपत्ति या अधिकारों से संबंधित खाते को वास्तविक खाता कहा जाता है। या तो वो संपत्ति है, ठीक है, या वो माल है, या फिर वो अधिकार है, ठीक है, उससे संबंधित खाते को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक खाता। यानी भवन खाता, रोकड़ खाता, मशीन, कॉपीराइट, पेटेंट, ख्याति आदि। अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, इसे नाम मात्र खाता भी कहा जाता है। तो लाभ हानि व आय व्यय से संबंध रखने वाले सभी खातों को अवास्तविक खाता कहा जाता है, जैसे वेतन खाता, ब्याज खाता, किराया खाता। ये हमारे लिए क्या है, आय है, व्यय है, ठीक है, या लाभ है, हानि है, तो ऐसे खातों को हम लोग अवास्तविक कहेंगे। और उसके बाद आती है प्रविष्टि यानी एंट्री। तो प्रत्येक व्यवहार या सौदे को जब पुस्त पालन के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार लेखे की पुस्तकों में लिखा जाता है तो उसे प्रविष्टि कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो पहले उसकी पहचान की जाती है और फिर उनके लिए प्रमाणक तैयार करके हम लोग सबसे सर्वप्रथम रोजनामचा में, उसके बाद लेजर में, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया हम लोग उसका लेखा करते चले जाते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रविष्टि कहेंगे। अब प्रविष्टि करते कहाँ हैं, तो लेखा पुस्तक यानी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो लेखा पुस्तकों से आशय रोजनामचा एवं खाता बही से है, जिनमें व्यवसाय के लेन देनों को लिखा जाता है। तो लेखा पुस्तकें कौन सी कही जाएंगी, यानी कि रोजनामचा जिसमें हम जनरल करते हैं, और जिसमें हम खाता बही यानी कि उसका बैलेंसिंग निकालते हैं, पोस्टिंग करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, उससे संबंधित जो भी काम होता है जिस बही में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेखा पुस्तकें। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेखांकन के शब्द में इतने ही टॉपिक पर चर्चा करते हैं, और जैसे जैसे हमारे शब्द आते जाएंगे, वर्ड आते जाएंगे अकाउंट से संबंधित, हम लोग उसके बारे में चर्चा करते जाएंगे और उसके बारे में हम लोग व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।